गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारत एवं शिक्षा विषय के अंतर्गत हम लोग विभिन्न विचारकों के शैक्षिक विचारकों के विचारों को, शिक्षा संबंधी विचारों को हम जान रहे थे। इसी कड़ी के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन के बारे में हम जानने वाले हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की जहाँ तक हम बात करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में हुआ था। टैगोर का जन्म 6 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। जहां तक टैगोर की चूंकि निश्चित है कि जब कलकत्ता में जन्म हुआ है तो निश्चित है वहीं पर उनका पालन पोषण हुआ, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर एक संपन्न परिवार के बालक थे। यानी कि संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था। और इसी में चूंकि जैसे कि संपन्न परिवारों की परंपराएं रही है कि वहां पर बच्चों का पालन पोषण आया के द्वारा किया जाता था। आया उनका पालन पोषण करती थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर के जो पालन पोषण है वह एक संपन्न परिवार में आयाओं के द्वारा किया गया, अर्थात कि पारिवारिक मतलब कहना चाहिए कि बहुत कड़े नियमों के बीच, यानी कि इनका पालन पोषण की जहां तक बात आती वह है पारिवारिक नियमों के बीच में इनका पालन पोषण हुआ था। यानी कि जो एक निश्चित नियम थे, एक निश्चित पद्धति थी, एक निश्चित तरीका था, उसमें किसी भी प्रकार के कोई लचीलापन नहीं था। वो एक कठोर जो नियम हुआ करते थे उन्हीं नियमों के तहत इनका पालन पोषण हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा की जहां बात आती है, शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता में हुई और उच्च शिक्षा यानी कि इन्होंने कानून की शिक्षा के लिए वे ब्रिटेन गए थे। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता में प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा यानी कि वे कानून की शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, इसके लिए वहां ये ब्रिटेन गए थे और वहां से उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन कहा यह जाता है कि वहां पे भी उनका मन बहुत नहीं लगा, कारण चूंकि एक संपन्न परिवार तो, और संपन्न परिवार के अतिरिक्त एक बौद्धिक बुद्धिजीवी परिवार था। इनका परिवार बुद्धिजीवी परिवार था। यही कारण था कि इनके परिवार के अंदर साहित्य, कला, संगीत, है ना, जैसे मतलब शिक्षा दर्शन इनसे संबंधित, क्योंकि बुद्धिजीवी परिवार था, परिवार के सदस्यों में यानी कि परिवार शिक्षित था और यही कारण था कि उनके परिवार में हर क्षेत्र में योग्य व्यक्ति उपस्थित थे। और जब एक परिवार में हर क्षेत्र में योग्य व्यक्ति, यानी कि जैसे साहित्य में किसी की रुचि साहित्य में थी, वो साहित्य से संबंधित महारत हासिल रखता था, या कोई कला में बहुत अच्छा निपुण था, वो कला में महारत हासिल रखता था। तो जब अलग अलग विषयों में योग्य और विशेषज्ञ जहाँ पर होते हैं वहां पर अन्य लोगों का जमावड़ा बना रहता है, यानी कि अन्य लोग उस विषय से संबंधित लोग
चर्चा करने के लिए, चाहे मिलने जुलने के दृष्टिकोण से, तो कहा यह जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर में चूंकि एक परिवार बुद्धिजीवी परिवार था, तो ऐसे में उनके परिवार में बुद्धिजीवियों का जमावड़ा लगा रहता था, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का जमावड़ा उनके परिवार में लगा रहता था। और रविंद्रनाथ टैगोर पे इन्हीं सभी क्षेत्रों का प्रभाव बचपन से ही पड़ा, क्योंकि वहां पर एक बाल्यावस्था में भी स्वतंत्र रूप से अपनी स्वेच्छा के अनुसार इन बुद्धिजीवियों के बीच होने वाली चर्चा को सुनते थे और जितना संभव होता उसको समझकर और अपने में ग्रहण करते थे। तो इनका प्रभाव रविंद्रनाथ टैगोर पे पड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर चूंकि एक स्वतंत्रता प्रिय बालक थे, स्वतंत्रता प्रिय बालक थे, अर्थात कि वे किसी भी प्रकार के कठोर नियम, है ना, कठोर नियमों को वे नहीं मानते थे। और यही कारण था कि वे परिवार के जो कठोर नियम पूर्ण पालन पोषण की पद्धति थी उसके वे विरोधी थे। उनको वो अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था कि विद्यालय जाएंगे तो वहां पर कुछ स्वतंत्रता मिलेगी। तो बड़े उत्साह से जब उनको विद्यालय में नाम लिखाया गया तो वे बड़े उत्साहित थे कि मुझे विद्यालय जाने को मिलेगा, यानी कि परिवार की इस बहुत नियम वाली वातावरण से मुझे बाहर जाने को। लेकिन वहां विद्यालय जाने के बाद उन्हें पारिवारिक वातावरण और विद्यालय वातावरण में कोई अंतर नजर नहीं आया। उनका वहां पे भी दम घुटने लगता था, क्योंकि उन्हें एक स्वतंत्र वातावरण चाहिए था। स्वतंत्रता से, आजादी से हर चीज सीखने समझने की उनकी मन में इच्छा रहा करती थी। लेकिन वातावरण कुछ ऐसा था जिसमें कि कठोर नियमों के बीच में बालकों को जहाँ परिवार में पालन पोषण होता था वहीं पर विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो रविंद्रनाथ टैगोर को स्वीकार नहीं था। और यही कारण था कि उनका एक तो बुद्धिजीवियों के बीच में पले बढ़े और दूसरा एक कठोर नियमों की जो माहौल में उनका पालन पोषण हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, वो उन चीजों ने उनको इतना अधिक प्रभावित किया कि उनका अपना एक अलग से दार्शनिक विचार, या यूं कहा जाए कि उनका अपना दर्शन निकलकर हमारे सामने आया। यानी कि उनके अपने कुछ दार्शनिक विचार या उनके दार्शनिक चिंतन होते। तो टैगोर का दर्शन, जीवन दर्शन, टैगोर के जीवन दर्शन की जहां तक बात करते हैं तो हमने यहाँ देखा था अभी कि उनके पास बुद्धिजीवियों का हर समय, यानी कहा जाए कि बुद्धिजीवियों के एक बड़े समूह के बीच में उनका बचपन व्यतीत हुआ। तो निश्चित है कि उनके ऊपर हर क्षेत्र से संबंधित प्रभाव पढ़ा होगा और उसी पर आधारित उनका जीवन दर्शन था। तो अगर उनके जीवन दर्शन की जहां तक हम बात करते हैं, उसमें सबसे पहली चीज है वे व्यक्तिवादी थे। वे व्यक्तिवादी थे, यानी कि वे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विश्वास रखते थे। चूंकि उन्हें बचपन में जिस स्वतंत्रता की अपेक्षा थी वो स्वतंत्रता उन्हें नहीं मिलती थी, और यही कारण था कि वे स्वतंत्रता की, व्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि वे इस चीज को अनुभव करते थे कि व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर प्रदान किए जाए, तो वे एक कठोर नियमों के बीच में जितना सीखता है उससे अधिक वो इस स्वतंत्र वातावरण में सीख सकता है। इसीलिए वे व्यक्तिवादी। दूसरी बात उनकी प्रकृतिवादी थी। वे प्रकृतिवादी थे, यानी कि वे मनुष्य और प्रकृति के बीच में सामंजस्य पर विशेष बल रखते थे। मनुष्य व प्रकृति, मनुष्य व प्रकृति के बीच में सामंजस्य पे विशेष बल देते थे। अर्थात वे ये चाहते थे कि शिक्षा प्रणाली में प्राकृतिक वातावरण या प्रकृति का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाए। कहने का मतलब कि वे शिक्षा को प्रकृति पर आधारित मानते थे, या प्रकृति पर आधारित शिक्षा को इस तरह उनके विचार थे, क्योंकि जब प्राकृतिक रूप से प्रकृति के माध्यम से बालक स्वयं सीखता है वो अधिक स्थायी रूप से सीखता है। जैसे कि बालक को हम सिखाते हैं कि भाई
आवाज रहने के लिए अलग अलग प्रकार के घर बनाए जाते हैं। मनुष्य अलग बनाता है, पशु पक्षी अलग बनाते हैं, चिड़िया पक्षियों के अलग। तो पक्षियों में जैसे घोंसला है, हम कहेंगे कि घोंसला वो तिनका तिनका जोड़ के घोंसला बनाता है। अब आप बच्चे को चित्र के माध्यम से कितना भी समझा दो, लेकिन उसकी एक कल्पना शक्ति इस चीज की कल्पना नहीं कर पाती कि वो इन तिनकों को जोड़ती कैसे। धीरे धीरे समय के साथ वो उस चीज को सीखता कब है, जब खुद उसको देखता है। और वही चीज अगर उसको बचपन में ही स्वतंत्र रूप से मैदान में छोड़ दिया जाए, जहां पर चिड़ियाएं अपने घोंसले बनाती हैं, वृक्षों पर या घरों के मुंडेरों पे जहां भी घोंसले बनाती हैं, उनको देखने का स्वतंत्र अवसर दिया जाए, तो निश्चित है कि बालक उस चीज को समझेगा कि किस तरह के घोंसले बनाए जाते हैं। तीसरी बात थी ये यथार्थवादी। यानी कि जैसा है यथार्थता में विश्वास रखते थे, अर्थात कि समाज, हमारी आर्थिक जरूरतें, हमारी सामाजिक आवश्यकताएं, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, हमारे मूल्य, ये जो हैं उनकी वास्तविकता में वे विश्वास रखते थे, उनके बनावटीपन पर वे विश्वास नहीं रखते। अर्थात कि हमारी जैसे आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्थाओं में जो वास्तविकता है उस पर विश्वास रखते थे, उस पर अनावश्यक रूप से कुछ बनावटी स्वरूप अगर थोपने का प्रयास किया जाए तो उस चीज पे वे विश्वास नहीं रखते। तो उनका मानना था कि जो वास्तविक है उसी को अगर निरंतर रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, उसको उसके और सुधार विकासात्मक स्वरूप के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा, वो अधिक लाभकारी होगा। तो बनिस्बत की उस पर विकासात्मक स्वरूप की अपेक्षा अगर हम बनावटी स्वरूप उसका थोप कर और आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो वो चीज संभव नहीं है, या वो बहुत अधिक दूर तक नहीं जा सकते। इसीलिए जो यथार्थ है उसमें वे विश्वास रखते थे। फिर वे आदर्शवादी थे। वे आदर्शवादी थे क्योंकि वे ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते थे। परम सत्य जो ईश्वर है उसमें वे अदृश्य शक्ति जो कि ईश्वर का रूप है उसमें वे विश्वास रखते थे। यानी कि उसमें वे दृढ़ता पूर्वक या कठोरता से विश्वास, बहुत विश्वास के साथ उनमें विश्वास रखते थे। इसीलिए वे आदर्शवादी थे, क्योंकि वे आत्मा का मोक्ष प्राप्ति में अधिक विश्वास, क्योंकि ईश्वरीय प्राप्ति के ऊपर बल देते थे, इसीलिए वे आदर्शवादी विचारक भी माने गए हैं। फिर है मानवतावादी। मानवतावादी वे इसलिए थे क्योंकि इनमें इनके लिए कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर मानव को ईश्वर का स्वरूप मानते थे। अर्थात कि मानव की अपनी आंतरिक जितनी भी शक्तियां हैं उनका विकास किए जाने पर वे अधिक बल देते थे। इसीलिए वे मानवतावादी। क्यों? कि ईश्वरीय शक्ति सत्ता जो कि संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने का कार्य करती है, लेकिन मानव शक्ति, मानवतावादी विचारधारा इसी ईश्वरीय सत्ता जो व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, उसकी अपनी शक्तियां हैं, उन शक्तियों के विकास के माध्यम से वे व्यक्ति के विकास पर बल देते थे कि इन मानवीय जो उसके अंदर की शक्तियां हैं उनका विकास करके और व्यक्ति को आगे बढ़ने के अवसर या उसे आगे बढ़ाया जाना जाए। अगर अब हम इन जीवन दर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर वे व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे। यहाँ पर वे प्रकृति के माध्यम से शिक्षा देने की बात करते थे। यहाँ पर वे वास्तविकता में विश्वास रखते थे, यहाँ ईश्वर में विश्वास रखते थे, और यहाँ पर मानव शक्ति में। अगर हम इन आधारों पर देखें तो इनका शिक्षा दर्शन हमारे सामने स्पष्ट रूप से निकल कर आ जाता है। अर्थात कि वे शिक्षा को इन्हीं पर आधार मानकर और शिक्षा प्रदान करने पर बल देते थे। अर्थात कि इनका जीवन दर्शन पर आधारित ही उनका शैक्षिक विचारधाराएं थी, और इसी आधार पर उनका शिक्षा दर्शन हमारे सामने निकल कर आया। कि टैगोर का शिक्षा दर्शन क्या था? शिक्षा दर्शन
शिक्षा दर्शन की जहां तक बात की जाए तो उनका जो शिक्षा दर्शन था वो निश्चित है कि उनकी जो दार्शनिक विचारधारा है उसी पर आधारित होगा, अर्थात कि वे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विश्वास करते थे। तो पहला जो उनका शिक्षा दर्शन था वह था परंपरागत शिक्षा प्रणाली के विरोधी, यानी कि वे परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी उसके वे विरोधी थे, क्योंकि वहां उन्हें एक तरह से ये जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें जो विद्यालय का स्वरूप था, या यूं कहा जाए कि जो विद्यालय इस परंपरागत प्रणाली में जो विद्यालय थे उन विद्यालयों को टैगोर किसके तुल्य देखते थे? अस्पताल या जेल की तरह देखते थे। अर्थात कि टैगोर का मानना था कि जो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था थी हमारी, उस शिक्षा व्यवस्था में जो विद्यालय, एक तो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था रटंत विद्या पर आधारित थी, यानी कि यहाँ पर बालक की केवल बौद्धिक विकास पर बल देता था, बालक की क्षमताओं या बालक की अपनी शक्ति या कौशल के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता था। दूसरी चीज, विद्यालयों के एकदम कहना चाहिए कि कठोर अनुशासन के बीच में बालक को शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऐसी परिस्थिति में उन्हें विद्यालय, अस्पताल या किसी जेल से कम नजर नहीं आते थे, इसीलिए ये परंपरागत शिक्षा प्रणाली के कट्टर विरोधी थे। फिर बाद में ये पूर्व की, उनका जो शिक्षा आदर्शन था वह पूर्व के आध्यात्मवाद, पूर्व के आध्यात्मवाद व पश्चिम के भौतिकवाद में सामंजस्य चाहते थे। इनमें वह सामंजस्य करना चाहते थे, यानी कि आध्यात्म और भौतिक के बीच में सामंजस्य करते हुए वे आगे बढ़ने पर विश्वास रखते थे, क्योंकि आध्यात्म हमारे नैतिक मूल्य, संस्कार या हमारे जो कहना चाहिए कि आत्मा का जो है वो शुद्धिकरण करने के लिए अनिवार्य, यानी कि आत्म अनुभूति के लिए अनिवार्य होता है। और फिर वही भौतिकवाद जो है वो व्यक्ति के विकास में सहयोग प्रदान करता है। इसीलिए आध्यात्म, पूर्व का आध्यात्म और पश्चिम के भौतिकवाद के बीच में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि पश्चिम में भौतिकवादी व्यवस्थाओं पर अधिक बल था, अधिक जोर था, और पूर्व में जो पश्चिम में जो था वो भौतिकवादी व्यवस्थाओं पर अधिक बल था, और पूर्व में जो था आध्यात्म पर था। वो दोनों का सामंजस्य चाहते थे कि शिक्षा अगर हम निर्मित करते हैं तो इन दोनों का रूप शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित होना चाहिए। फिर बाद में है वे आत्मा की स्वतंत्रता व पूर्णता पर बल देते थे। आत्मा की स्वतंत्रता व पूर्णता, यानी कि व्यक्ति की आत्मा की स्वतंत्रता, यानी कि उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्म अनुभूति को प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता और उसे पूर्णता तक ले जाने पर वे अधिक बल करते। अर्थात कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन को अगर हम देखते हैं तो ये भारत की परंपरागत शिक्षा प्रणाली के कट्टर विरोधी थे, विद्यालय व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे, तात्कालिक विद्यालय व्यवस्था के, और पूर्व की आध्यात्मवाद और पश्चिम के भौतिकवाद, क्योंकि पूर्व में आध्यात्म का अधिक बल था, पश्चिम में भौतिकवाद का अधिक बल था। तो कि दोनों को बैलेंस किया जाए, दोनों को समायोजित करके सामंजस्य स्थापित करके और शिक्षा का एक नया स्वरूप सामने आना चाहिए। और वही आत्मा की स्वतंत्रता पर उन्होंने अधिक बल दिया कि व्यक्ति को आत्म अनुभूति का आभास होना चाहिए, तभी वो उसको तभी हम पूर्णता तक ले जा सकते हैं। अब बात आती है टैगोर के अनुसार शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। शिक्षा सिद्धांत की जहां तक हम बात करते हैं कि निश्चित है कि शिक्षा सिद्धांत, टैगोर का जो शिक्षा सिद्धांत होगा वो उसी पर, उनके शिक्षा दर्शन पर ही आधारित होगा। उसी के आधार पर उन्होंने शिक्षा के लिए जो शिक्षा का स्वरूप, जिन आधारों पर
निर्मित करने की बात की, उसमें सबसे पहले है स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी कि स्वतंत्र वातावरण में स्वतंत्र रूप से बालक को अपनी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक सीखने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। दूसरा था रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति, रचनात्मक व आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत, यानी कि बालक में रचनात्मक गुणों का विकास हो सके, ऐसी शिक्षा होनी, यानी कि शिक्षा का निर्माण ऐसा किया जाए या उसको स्वरूप इस तरह से निर्मित किया जाए जिसमें कि बालक में रचनात्मक गुणों का विकास हो और आत्म अभिव्यक्ति की क्षमताओं का विकास हो। अगला सिद्धांत था प्रकृति के साथ संचार, प्रकृति के साथ संचार, ठीक है। प्रकृति के साथ संचार का सिद्धांत अगला सिद्धांत था उनका, जिसमें कि ये प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक वातावरण में बालक को उसकी अपनी प्राकृतिक तरीके से सीखने में अधिक बल देते थे। इसीलिए प्रकृति के साथ संचार, यानी कि प्रकृति के साथ बालक किस तरह से सामंजस्य कर सकता है, तालमेल बना सकता है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि बालक को प्रकृति के साथ तालमेल बनाना, सामंजस्य स्थापित करना या उस प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक रूप से सीखने के सभी अवसर प्राप्त हो सके। और अंतिम जो था वो सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता यानी कि शिक्षा का सार्वभौमिक स्वरूप होना चाहिए, यानी कि शिक्षा ऐसी जो हर जन जन तक, हर बालक तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाई जा सके, हर व्यक्ति उसे आसानी से सीख समझ सके। ऐसा नहीं है कि एक विशेष वर्ग ही उसको सीख समझ सके, यानी कि शिक्षा ऐसी का स्वरूप ऐसा निर्मित किया जाए जिसमें कि हर व्यक्ति उसे आसानी से सीख सके। आशा करती हूँ कि आज हम लोगों ने टैगोर के बारे में, के शिक्षा दर्शन के बारे में जितनी बात कही है वह चीज समझ में आई होगी। उसी आधार पर हम आज एक प्रश्न कर सकते हैं कि टैगोर के अनुसार टैगोर के जीवन दर्शन, शिक्षा दर्शन व शिक्षा के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। टैगोर के जीवन दर्शन, शिक्षा दर्शन तथा शिक्षा के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलें, घर से निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।